हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों का पेपर है कल, तो जिसके लिए मैं आज आपके लिए लेके आऊं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्योंकि आज आप सबको पता है इंग्लिश का पेपर था सारे के सारे बच्चों का, तो और कल आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर है। मैं आपको पूरा का पूरा लाइव रिवीजन भी कराऊंगा, कंप्लीट बिजनेस स्टडीज का 0 to end A to Z। आज शाम को 7 बजे लाइव होगा बीएसटी के रिवीजन के लिए। सब लोग रेडी रहना। इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करो ताकि हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए। इन 50 के 50 एमसीक्यू से पूरी बुक का रिवीजन होगा, साथ में आज लाइव में हम कंप्लीट रिवीजन भी करेंगे। देन रात को क्लास एमसीक्यू जो टिप्स दे दूंगा आपको बिफोर एग्जामिनेशन टिप्स, आप उनको करके चले जाओगे। डैम श्योर इसमें आप आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। तो ध्यान से और अच्छे से वीडियो पूरा एंड तक देखना, बीच में इसके बिल्कुल मत करना कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे पूछ ले जाए या किससे रिगार्डिंग उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाए, आपको नहीं पता। तो ध्यान से एंड तक अच्छे समझो। कोशिश करना कि वीडियो पॉज करके खुद भी आंसर दो, साथ साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो पॉज करो और खुद आंसर दो और फिर देखो कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है नहीं करता। अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता तो उसे लिख के रख लो। उसे कल मॉर्निंग में एक बार देख लेना, 10 मिनट लगेगा हार्डली एक बार उसको चेक करने में। चलो चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। Same battery can be used in different mobile phone of a particular brand. This is an example of which of the following technique of scientific management। यानी कि एक ही बैटरी जो है वो अलग अलग पर्टिकुलर ब्रांड में लग जाती है। मतलब हम लोग अपनी बैटरी वाली कंपनी है, हम एक ऐसी बैटरी बनाएं जो अलग अलग फोन्स में लग जाती है ताकि कोई भी जो है वो खरीद सके, ग्राहक ज्यादा बने तो ज्यादा सेल हो, ज्यादा प्रॉफिट हो। तो क्लास इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। एक स्टैंडर्ड साइज का हम प्रोडक्ट बनाएंगे जो सबके लिए कन्वीनियंट होगा, हर कोई उसे यूज कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। फेयोल के प्रिंसिपल हैं 14 प्रिंसिपल, उसमें डिवीजन ऑफ वर्क को कौन सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, लेबर शुड बी डिवाइडेड, रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड और इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। देखो सबसे पहली बात, जो डिवीजन ऑफ वर्क है उसमें क्या टोटल वर्क को क्या करते हैं हम लोग छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो टोटल वर्क शुड बी डिवाइड इनटू स्मॉल टास्क, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। और जिसकी वजह से क्या होता है क्लास, स्पेशलाइजेशन। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन चेक करो, थर्ड क्वेश्चन चेक करो, बताओ क्या होगा इसका आंसर। मिस्टर मल्होत्रा, फाइनेंस मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड, अप्लाई फॉर लीव। उनके फैमिली में कोई फंक्शन है अमृतसर में जिसके लिए इन्होंने छुट्टी मांगी है। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसिल हिज लीव। डायरेक्टर कहता है कि भैया अपनी छुट्टी आप कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल कर दो, लास्ट मोमेंट पे देयर इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल ऑन दैट डेट। उस डेट पे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसकी वजह से मल्होत्रा ने इमीडिएटली अपनी मीटिंग को कैंसिल कर दिया और क्लास उसने मीटिंग को अटेंड किया। यानी कि उसने ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया, अपने फैमिली काम को छोड़कर ज्यादा इंपॉर्टेंस उसने दिया बिजनेस के काम को। तो आप मुझे बताओ कौन सा फ्यूल का प्रिंसिपल है जो मल्होत्रा ने फॉलो किया। बताओ फटाफट कौन सा फ्यूल का प्रिंसिपल है जो मल्होत्रा ने फॉलो किया। कम ऑन, कौन सा प्रिंसिपल है बताओ जो मल्होत्रा ने जो है फॉलो किया है। यानी कि उसने क्या किया, अपने खुद के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दिया और किसके लिए फॉलो किया, जनरल इंटरेस्ट के। यानी कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ, इस तरह से केस स्टडी पूछा जा सकता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। ज्यादा सोचो मत कि किस तरीके से होगा क्या होगा, पेपर बिल्कुल नॉर्मल आएगा इंग्लिश की तरह। बस आपको मेहनत करनी है अपनी पूरी की पूरी, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यू ढंग से पढ़ के सोच समझ के आपको टिक लगाना है। लास्ट मिनट टिप जो मैं बताने वाला हूं वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। एक प्रैक्टिस पेपर जरूर बना लेना, हो सके तो क्लास सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया है वो बना लेना, या फिर क्लास लास्ट ईयर कंपार्टमेंट का जो पेपर आया था सितंबर में वो बना लेना, 2020 सितंबर में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, many businessmen are using social media like Facebook, Twitter to promote themselves। तो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो फेसबुक, ट्विटर या इन सब चीज़ों का, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो वो सोशल है, इकोनॉमिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल। बेटा देखो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि लोग सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं खुद को, खुद के बिजनेस को। तो ये कैसा है क्लास, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसे सोशल इन्वायरमेंट मत लिख देना, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, a tall organization structure has a,
देखो दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है टॉल। तो जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ना क्लास टॉल, तो उसको क्या करना है, टॉल में क्या होता है, मान लीजिए दो को शेयर कर रहा है, ये भी आप, ये भी इसके नीचे दो लोग हैं, इसके नीचे दो लोग हैं। तो इस तरीके से जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है क्लास, नैरो होता है। क्या होता है क्लास, नैरो। अगर टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो यानी कि एक इंसान जो है वो 2 3 4 5 लोगों को ही अपने अंडर में रखेगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब, देखो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में पूछा जा सकता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब एक मैनेजर अपने अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स को रख सकता है। तो जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर टॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, यानी कि आप ए पे टिक करोगे। और जो क्लास टॉल की जगह टॉल नहीं है, मतलब वाइडर है, तो वाइडर में क्या है कि वो कई सारे लोगों को रख सकता है। एक मैनेजर जो है वो अपने अंडर, देखो ये मैनेजर है, उसने अपने अंडर कई सारे लोग रख रखे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन टॉल नहीं बनेगा। टॉल जो है इस तरीके से, उसके लिए क्या होगा, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना, टॉल नैरो। राम वॉज गिवन टास्क बाई सुपीरियर टू प्रिपेयर प्लान 15 डेज, यानी कि राम ने बोला क्लास की 15 दिन के अंदर राम को टास्क दिया गया, राम को टास्क दिया गया उसके सुपीरियर द्वारा कि 15 दिन में काम करना है। ही आस्क टू ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, उसने अपने दो सबऑर्डिनेट को बोला टू वर्क इन टू एस्पेक्ट ऑफ हिज टास्क, यानी कि आप दोनों अलग अलग काम करो। वन ऑफ द सबऑर्डिनेट मेट एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया और काम पूरा नहीं हो पाया, तो हु इज आंसरेबल फॉर हिज टास्क। तो कौन आंसरेबल होगा, यानी कौन अकाउंटेबल हो। ध्यान रखना, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को डेलीगेट कर दिया जाता है नीचे, बट अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जाता। तो राम अभी भी अकाउंटेबल होगा, राम इज अकाउंटेबल। तो राम जो है वो आंसर देगा, राम सुपीरियर इज अकाउंटेबल। देखो राम सबऑर्डिनेट तो अकाउंटेबल होगा नहीं, तो अब अकाउंटेबल कौन है, सुनो, राम को काम दिया गया उसके सुपीरियर ने, तो इस सिचुएशन राम ही क्या होगा, अकाउंटेबल होगा। और अगर ये पूछे इसका सुपीरियर जो है उसके ऊपर भी उसको किसी ने काम दिया होगा तो वो अकाउंटेबल होगा। बट यहां पे क्या है, सुपीरियर ने राम को काम दिया, राम के नीचे वाले काम करें या ना करें उससे मतलब नहीं है, राम ही अकाउंटेबल कहलाया जाएगा, राम ही क्या होगा, अकाउंटेबल होगा। ठीक है, 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 7, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट। टाइम कम है तो मैं बहुत ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, 50 के 50 एमसीक्यूज करा रहा हूं, अच्छे से रिवीजन कर लेना। आपको एक एमसीक्यू बनाने की टेक्निक आपके अंदर जाएगी, किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करना, और मे बी क्लास काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर से आ जाएं। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट हैज अडॉप्ट, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी प्रोडक्ट बना रही है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो उसे क्लास क्या फॉलो करना चाहिए, फंक्शनल डिवीजन को। मल्टी प्रोडक्ट के लिए डिवीजनल होता है और सिंगल प्रोडक्ट के लिए क्या होता है क्लास, फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल में हम क्या करते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग बांट देते हैं, तो कम प्रोडक्ट के लिए होता है, और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटते हैं डिविजनल में, तो उसे कहते हैं क्लास मल्टी प्रोडक्ट के लिए डिवीजन अच्छा रहता है, उसे फॉलो करना चाहिए। इट इज कंपल्सरी दैट एडवर्टीजमेंट ऑन बेबी फूड, आपने कभी भी अगर देखो बच्चों का खाना आता है, बेबी फूड आता है, लाइक सेरेलैक हो गया या जो उनका मिल्क पाउडर आता है, ये सारी चीज़ों पे लिखा रहता है कि माँ का दूध ही सबसे बेस्ट है, मतलब प्रोडक्ट के अंदर लिखा रहता है। इवन सिगरेट के डब्बे पे लिखा रहता है कि इससे कैंसर हो सकता है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो वो किस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आता है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल। तो बड़ा एक लीगल वार्निंग है जो प्रोडक्ट के ऊपर लिया रहता है कि भैया आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर जरूर लिखो कि आप अपने प्रोडक्ट तो बेच रहे हो लेकिन सबसे अच्छा तो माँ का दूध ही है। तो ये एक लीगल वार्निंग है। ओके, इसमें क्या लिखा है, हिज सेकेंड जनरेशन एक्सपेंडेड द बिजनेस एंड गवर्नमेंट गॉट यमुना की भुजिया रजिस्टर्ड विद कंसर्न अथॉरिटीज विद द रेफरेंस टू द गिवन टेक्स्ट। यमुना की भुजिया इज अ डैश गिवन टू लीगल प्रोटेक्शन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, शायद इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ये क्वेश्चन मैंने सीबीएसई के सैंपल पेपर से उठाया हुआ है। यमुना की भुजिया एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि कोई हमारे नाम से बिजनेस ना कर सके, तो गिवन टेक्स्ट यमुना की भुजिया इज डैश गिविंग इट्स लीगल प्रोटेक्शन। तो कोई आपके नाम का कॉपी ना कर सके, कोई आपके नाम का यूज ना कर सके, लाइक मेरे नाम से कोई दूसरा बिजनेस ना कर सके, नाम मैंने बनाया है और आप मेरे नाम से बिजनेस करके कस्टमर बना रहे हो, तो ये गलत है। तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने नाम का क्या लेना चाहिए, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब क्या है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा नाम है, आप मेरे नाम से, रिबॉक के नाम से जूते नहीं बना सकते, ना नाइकी के नाम से आप शूज बना सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडमार्क होता है जहां पे अपने अपने नाम का प्रोटेक्शन ले लेते हैं, लीगल प्रोटेक्शन की, कोई हमारे नाम से बिजनेस नहीं करेगा। नेक्स्ट, रहीम वांटेड टू स्टार्ट विद अ स्टेशनरी ऐप। रहीम जो है एक स्टेशनरी का एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहता है टू हेल्प द स्टूडेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज टू प्रोवाइड स्टेशनरी टू देम। ही फेल्ट दैट स्टूडेंट वर नॉट एबल टू गेट नीड स्टेशनरी इजीली एंड हेंस वांटेड टू प्रोवाइड द स्टेशनरी डायरेक्टली टू स्टूडेंट। तो ये चाहता है कि स्टेशनरी डायरेक्टली बच्चों को मिल जाए। ही लिस्ट आउट द वेरियस ऑल्टरनेटिव सेटिंग ऑफ हिज बिजनेस, कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और कस्टमर तक, स्टूडेंट तक डायरेक्टली स्टेशनरी पहुंचाएंगे। फाइनली ही सिलेक्टेड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेटअप द बिजनेस ऐप। तो उसने सोचा कि
ठीक है अब मैं ऐप ही बनाऊंगा, मतलब कि उसने लिस्ट बनाए किस किस तरीके से गोल को अचीव कर सकते हैं, फिर जो लास्ट उसको ऑप्शन मिला वो मिला कि उसके अपने बिजनेस का एप्लीकेशन बनाना है। सजेस्ट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर हिम। तो अगर उसने क्लास एक बार सिलेक्ट कर दिया उसने कि भाई सबसे पहले क्या होता है प्लानिंग के अंदर, सबसे पहले क्या होता है कि आप गोल सेट करते हो, प्रेमिसेस डेवलप करते हो, ऑल्टरनेटिव का लिस्ट बनाते हो, उसको इवैल्यूएट करते हो, फिर सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद इंप्लीमेंट द प्लान। क्या करते हो क्लास, आप प्लान को इंप्लीमेंट करते हो, इंप्लीमेंट के बाद फॉलो अप, आप क्या करते हो प्लान को इंप्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप करते हो। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इंप्लीमेंट द प्लान। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स। तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, कुछ होते हैं जनरल फोर्स और कुछ होते हैं स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक के अंदर क्या क्या आता है, कस्टमर, इन्वेस्टर्स और कॉम्पिटिटर। जनरल के अंदर क्या क्या आता है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। तो उसमें से क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक। तो ये तीनों तो स्पेसिफिक है, ये जनरल है, तो इस ऑप्शन ए पे टिक कर देना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है क्लास, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ना आते हुए भी कैसे आंसर्स को लिखना है, बीएसटी है, कंप्लीटली थ्योरी है, अपना खुद का दिमाग लगा के अपने एनवायरनमेंट से कलेक्ट करके डाटा आप आंसर लिख सकते हो अच्छे अच्छे से प्रेजेंटेशन करके। उसकी वीडियो जरूर देखना, क्लास थोड़ा सा लेट आएगा आज रात को क्योंकि रिवीजन भी चलेगा 7 बजे से हम लोगों का, तो वो करीब 9 बजे खत्म होगा, तो उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आपका जो है वो आएगा बीएसटी का पूरा कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, तो रेडी रहना उसके लिए। और मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी एंड नॉट बाय आई। जो मैनेजमेंट है वो हमेशा किससे डिनोट करते हैं, वी से, नॉट आई से। तो ये क्या है, प्रोसेस है, कंटिन्यूस है, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल। देखो वी का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में जब भी बात होती है हम की बात होती है कि हम सब हैं, है ना, कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती। तो आई मतलब इंडिविजुअल, वी मतलब ग्रुप। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट के अंदर इतने सारे फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो उसे कोई भी एक इंसान अचीव नहीं कर सकता, वो एक इंसान उसे परफॉर्म नहीं कर सकता। व्हेन अ वर्क अचीव्ड टारगेट प्रोडक्शन, टारगेट प्रोडक्शन अचीव हो गया बट हायर कॉस्ट। सुनो मेरी बात, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस और दूसरा एफिशिएंसी। तो अगर कोई टाइम पे काम को पूरा कर रहा है तो इफेक्टिव है, लो कॉस्ट में काम कर रहा है तो एफिशिएंसी, हाईएस्ट मतलब एफिशिएंट नहीं है वो, इफेक्टिवनेस है। तो क्लास ही इज, तो ही इज क्लास इफेक्टिव, यानी वो क्या है क्लास इफेक्टिव है। टी फॉर टाइम की वो टाइम पे काम को पूरा कर रहा है, लेकिन वो लो कॉस्ट में नहीं कर रहा है, तो क्लास वो क्या है बेटा, वो एफिशिएंट नहीं है, यानी एफिशिएंसी उसकी अच्छी नहीं है। इफेक्टिव है, टाइम पे काम पूरा कर रहा है, बट मैनेजर को दोनों होना चाहिए, ही मस्ट बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस बोथ। इफ मैनेजर इज ओवरबर्डन, ध्यान रखना डेलीगेशन जो है, जब मैनेजर ओवरबर्डन होता है तो वो नीचे काम को बांटना स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। ठीक है, तो जब मैनेजर ओवरबर्डन है और देन ही मस्ट यूज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अगर ओवरबर्डन है तो ए ऑप्शन करेक्ट है, वो डेलीगेशन, वो अपने वर्कलोड को कम करने के लिए डेलीगेट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरी पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर लेवल के लोग जो है हमारे साथ इन्वॉल्व, वो काम करने में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन डालें, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। और डिसेंट्रलाइजेशन द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन इज नेसेसरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट। तो ये बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चन के साथ साथ उनसे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्वियस है क्लास सेम क्वेश्चन आना मुश्किल है, थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा, थोड़ा केस स्टडी से पूछा जाएगा, बट डोंट वरी पेपर इजी होगा। हिम्मत मत हारना, एंड तक अटेम्प्ट करना अच्छे से अपनी ओन लैंग्वेज में लिख के, गारंटी है पास होना बहुत आसान है। सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, और डेलीगेशन में 2 लोगों के बीच पावर बढ़ता है, डिसेंट्रलाइजेशन में कई सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सिलेक्टिव डिस्पर्सन का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि हम क्या करते हैं, अलग अलग जो लेवल पे मैनेजर है सबको बुलाकर मीटिंग देके सबके साथ काम को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट। बहुत सारे लोग होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, लेकिन डेलीगेशन में क्या होता है, 2 ही लोग होते हैं बस। ठीक है, तो आप ध्यान रखना सिलेक्टिव डिस्पर्सल जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, दोनों है, या प्रोफेशन है, बड़ा मैनेजमेंट दोनों है। प्योर अगर लिखा जाएगा तो, अगर प्योर लिखा जाएगा तो आप लोगों को आर्ट, अदरवाइज मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है। The IT department of HI High-Tech Limited had few vacancies in cyber security. इनके पास कुछ vacancies हैं. The HR department of the company decide to recruit the fresh engineers and graduate it from IIT University. देखो वो चाहते हैं कि हमारे पास वर्कर की जरूरत है, हमारे पास वैकेंसीज खाली हैं, तो हम 2 या 3 वर्कर जो भी हमें चाहिए हम क्या करें, सीधे कॉलेज से ले जाके। तो कॉलेज से जब रिक्रूटमेंट होता है, कैंपस से, आपने 3 इडियट जरूर देखी होगी उसमें, तो कैंपस से जब रिक्रूटमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं क्लास, कैंपस प्लेसमेंट
प्लेसमेंट, इस चीज को बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट, यानी बाहर से हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं लेकिन कैंपस से सीधे हम क्या करेंगे, कैंपस से जो कॉलेज है उसके कैंपस से जो लोग मतलब कि बिल्कुल ग्रेजुएट हो गए या फाइनल ईयर में है, हम उनको हायर कर लेंगे ताकि वो उनके पास एक नया टैलेंट हो, नया स्किल्स हो, काम करने का एक पोटेंशियल हो, एक मोटिवेशन हो उनके पास काम करने का, और नए जमाने की नॉलेज हो, तो इसको बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट। द कॉन्सेप्ट विच इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल एस्पेक्ट। देखो हम बात करते हैं, देखो ट्रेनिंग क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर काम को करवाना चाहते हैं वर्कर से, जिसकी हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट डेवलपमेंट क्या होता है, ऑल एस्पेक्ट, यानी कि हम चाहते हैं इंटरनली कि वर्कर का क्या हो, डेवलपमेंट हो, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। यानी कि हर वर्कर को हर तरीके से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके चाल चरण, उसके बातचीत करने का तरीका, या फिर उसका मोटिवेशन लेवल, या फिर उसकी नॉलेज, ट्रेनिंग, तो डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। तो हम ऑल एस्पेक्ट की बात करें तो उसे कहते हैं डेवलपमेंट, यानी हम कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनका क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए, उनका टैलेंट डेवलप होना चाहिए ताकि वो कहीं भी जाए तो काम कर सके। ऐसा नहीं कि आप ही के यहाँ है तो काम कर रहे हैं, आपने निकाल दिया तो वो बेरोजगार हो गए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। The candidate who has applied for job can clarify his query during। आप सबको सिलेक्शन प्रोसेस याद करना है, रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सारे प्रोसेस अच्छे से याद कर लेना। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ऐसा कौन सा प्रोसेस आता है जहां पे अगर वर्कर को कोई डाउट है या कैंडिडेट्स को कोई डाउट है तो वहां पे अपने डाउट्स को पूछ सके। तो डाउट पूछने का एक ही मौका मिलता है क्लास, कहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि जब इंटरव्यू चल रहा होगा तो वहां पर आपसे डाउट पूछा जा सकता है, वहां पे आप डाउट अपने पूछ सकते हो, अच्छा कि जॉब में ये है वो है, बाकी सब जगह तो क्लास आपको डाउट पूछने का मौका नहीं मिलेगा। दिस सुटेबल मेथड ऑफ एक्सटर्नल, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट स्टाफिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट डिमेरिट समझ लेना अच्छे से, हालांकि आज भी रिवीजन करा दूंगा मैं आपको। गेटिंग अनस्किल्ड लेबर, तो अगर अनस्किल्ड लेबर है, कम पढ़ा लिखा है या कह लो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके लिए कौन सा होता है, रिकमेंडेशन फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉयज नहीं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एडवर्टीजमेंट नहीं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदार क्या करता है, गांवों से जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको ले आता है इकट्ठा और उनसे काम करवाता है और बदले में उसे कुछ कमीशन मिलता है। तो अनस्किल लेबर के लिए तो फैक्ट्री गेट ऑप्शन होते तो मैं वो भी टिक कर देता, फैक्ट्री गेट पे हम एक नोटिस चिपका देते हैं, बट यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। व्हाट इज ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो बड़ा मैं आपको समझा देता हूँ अपनी लैंग्वेज में, आप बना बना के आराम से लिख सकते हो। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है, जो नया एम्प्लॉय आया है उसको पुराने सारे एम्प्लॉय से मिलवाया जाता है। क्यों मिलवाया जाता है, ताकि वो सबसे घुल मिल जाए और क्लास सेटल हो जाए, क्विकली सेटल हो जाए। क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ को ना बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कंपनी के रूल रेगुलेशन, कंपनीज की पॉलिसीज़ को समझने में, लोगों से मेल मिलाप करने में टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है ना, उसके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है, एक पार्टी रखी जाती है जहाँ पे वो क्या करता है, सब लोगों से घुल मिल जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इज ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सो दैट ही कैन बी सेटल क्विकली। तो क्विकली सेटल हो जाए, ठीक है मैं समझ गया, सबको जानता हूं मैं, धीरे धीरे एक मेल मिलाप अच्छा हो जाता है सबसे, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट बाय बीजेपी। देखो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए किसी काम को करते हुए, समझ जाना क्लास पॉलिटिकल, क्लियर है। तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है, बिकॉज स्वच्छ भारत अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने स्टैब्लिश किया था, स्टार्ट किया था, इस अभियान को चलाया था। Identify an important principle of management control in which only significant deviation which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of management। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब देखो यहां तक डेविएशन हो रहा है, ठीक है, आपके माँ बाप ने बोला भाई 90% लाने हैं, 87 ला रहे हो कोई बात नहीं, 92 ला रहे हो कोई बात नहीं, 87 से कम आया या 92 से ज्यादा आया, ज्यादा आया तो फिर दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर इससे कम आया 87 से भैया, तो आपको सीरियसली लिया जाएगा कि कहाँ कमी थी। अदरवाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस आता चलता है, इतना डेविएशन माइनर डेविएशन है वो चलेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप चेंज करते हो तो उसको बोलते हैं क्लास MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यानी कि एक लिमिट सेट कर दी जाती है, अगर वर्कर को 100 यूनिट का टारगेट दिया गया, 90 बना रहा चलेगा, 70 बना रहा नहीं चलेगा, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है नहीं, तो आप टिक कर देना बी पे, यानी कि कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, एक ही बात है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। और दूसरा होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ओके, जहां पे हम सिर्फ की रीजन एरिया पे फोकस करते हैं, की एरिया पे, छोटी मोटी चीजों पे फोकस नहीं करते। एन एम्प्लॉय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द सीईओ। अच्छा एम्प्लॉय सीधा एम्प्लॉय जो है टॉप लेवल मैनेजर सीईओ से कॉन्टैक्ट कर रहा है विद अ कंप्लेन रिगार्डिंग द वर्किंग कंडीशन। मतलब अगर तुम्हें कोई कंप्लेन, तुम सीधे सीईओ के पास चले जाओगे, विच इज द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स बीइंग वायलेटेड हियर। किस प्रिंसिपल को आप इग्नोर कर रहे हो। अगर भैया तुम्हें कोई समस्या है तो तुम जस्ट अपने ऊपर वालों से बोलोगे, वो अपने ऊपर वाले से बोलेगा, आपको सीधे सीईओ के पास नहीं जाना है। ये स्केलर चेन प्रिंसिपल का वायलेशन है। स्केलर चेन क्या कहता है कि लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन को आपने पास करना है। स्केलर चेन कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो लाइन बाय लाइन, A to B, B to C, इस तरीके से जाना चाहिए। आपको डायग्राम सबको पता होगा स्केलर चेन का, पढ़ के जाना अच्छे से। इंफॉर्मेशन जो है वो
लाइन बाय लाइन, अप टू डाउन या डाउन टू अप, जो भी होगा वो लाइन बाय लाइन होना चाहिए भैया। अगर लाइन बाय लाइन नहीं हो रहा है तो यानी स्केलर चेन फॉलो नहीं हो रहा। सेबी कब सेटअप हुआ था? इन विच ईयर द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश्ड? तो बेटा 1992 में, ध्यान रखना, क्लास याद कर लेना। बस आपको डेट जो है वही एक तरीके से याद रखना है, मतलब कि ईयर आपको याद रखना है, डेट की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको बस 1992 याद रखना है। नेक्स्ट, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ पार्ट ऑफ डैश स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल होते हैं, चाहे डेमोक्रेटिक हो, चाहे ऑटोक्रेटिक हो, या फिर क्लास लेजन फेयर हो, यानी फ्री रेन लीडरशिप। तो जहाँ पे कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो लीडर है ना, जो लीडर है वो कहता है भैया मैं अलग हूँ, आप सब अपना अपना जो है वो काम देख लो, कर लो, मेरी तरफ से मैंने पावर दे दिया, आप सब अपना अपना करो, भाई मैं दूर बैठा हूँ। तो बड़ा इसे बोलते हैं फ्री रेन। ठीक है, क्या कहते हैं क्लास? फ्री रेन लीडरशिप, यानी कि ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप जहाँ पे जो लीडर है, वो बिल्कुल अलग हट जाता है और सारा पावर इनको दे देता है, सारा पावर करो तुम। हाँ, कोई बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्रिटिकल इशू होगा तो ही मुझे बुलाना, अदरवाइज मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, आप पे मुझे भरोसा है, आप सारा काम कर लो। कंप्लीट डेलीगेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्राइज टू फिल। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों होता है क्लास? एम्प्लॉय के सोशल नीड को पूरा करने के लिए। भैया देखो, सीधी सी बात है, फिजियोलॉजिकल नीड मतलब रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, आपकी जॉब परमानेंट हो, आपको निकालना जाए, अच्छी खासी आपको तनख्वाह मिले। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होता है? मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में सबसे लास्ट में आता है, ये पूछ सकता है सबसे लास्ट में कौन सा आता है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आता है, जो कहता है कि भैया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या कहता है कि जो मैं लाइफ में बनना चाहता हूँ अगर बन गया ना, जो मैं चाहता हूँ मुझे मिल गया, फिर मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा। आपको जो चाहिए वो मिल गया, फिर आपको क्यों मोटिवेट? आपको नीड ही नहीं है, नीड वांट के बिना मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। तो ये कहता है नीड हायरार्की थ्योरी की लाइन बाय लाइन नीड्स को पूरा करो। उसमें एक नीड आता है सोशल नीड, जो कहता है फ्रेंडली कंपेनियनशिप, नेचुरल लव, अफेक्शन, ये सारी चीजें वर्कर्स के बीच होना चाहिए। भैया आप 8 घंटे कंपनी में रहते हो, घुलना मिलना, दोस्ती, ये सब चीजें होनी चाहिए इनफॉर्मल, ताकि आप अच्छा फील करो, नहीं तो आप 8 घंटे कंपनी में टिके काम ही नहीं कर पाओगे। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के एलिमेंट कौन कौन से हैं पहले ये पता होना चाहिए। मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, ये 4 है। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। तो यहाँ पे डेलीगेशन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, डेलीगेशन एलिमेंट नहीं है डायरेक्टिंग का। व्हाट डू यू मीन बाय की रिजल्ट एरिया? मैंने कहा था क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, आप शॉर्ट में लिखो सीपीसी। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्लास एनालिसिस डेविएशन का 2 पार्ट होता है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कंट्रोलिंग चैप्टर में है, एक एमबीई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। जो की रीजन एरिया है, जिस चीज से ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, लंबा नुकसान हो सकता है, बड़ा खर्चा हो सकता है, आप उस पर ध्यान दो, बाकी चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, की रीजन एरिया। जैसे अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, योर मैनेजर इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग, यू आर अ मैनेजर इन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रिपोर्ट दैट पोस्टल एक्सपेंस हैव इंक्रीज बाय 10%। गाड़ी को भेजने का जो खर्चा है पोस्टल एक्सपेंस, वो 10% से बढ़ गया, जबकि रॉ मटेरियल का खर्चा जो है वो 2% से बढ़ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू डेविएशन इज मोर क्रिटिकल? तो बताओ कौन सा ज्यादा क्रिटिकल है, किस पे आपको इंस्टेंट एक्शन लेना है, किस पे आपको तुरंत ध्यान देना है, बताओ इन दोनों में से। तो बेटा देखो, कई बच्चे ना 10% देख के टिक कर देते हैं कि 10% वाला बड़ा है, बेटा ऐसा नहीं है। पोस्टल एक्सपेंस जो है वो वन टाइम एक्सपेंस है, गाड़ी को भेजने का खर्चा। रॉ मटेरियल बढ़ गया तो सारी की सारी पोस्टल एक्सपेंस भी एक साथ हम 50-100 गाड़ी को भेज सकते हैं, भैया उसका खर्चा कम होगा। रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ जाएगा तो एक एक चीज जो है हमारी वो महंगी हो जाएगी। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्रिटिकल है 2% वाला, इट इज मोर क्रिटिकल, आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, ज्यादा परसेंटेज वाला मत लेना। ये बहुत अच्छा है क्लास सेकंड बुक के अंदर क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा आरओआई, ध्यान समझना, क्वेश्चन यहां से न्यूमेरिकली बन सकता है। 2 चीजें, रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो आप यहाँ पे डेट को ऐड करोगे, तो डेट को ऐड करने से तुम्हारा ईपीएस बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, मान लो रिटर्न मिल रहा है 10%, इंटरेस्ट है 7%, तो इस सिचुएशन में तुम जितना ज्यादा डेट ऐड करोगे तुम्हारे लिए फायदा होगा, तुम्हारा कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, कंपनी की जो ग्रोथ है शेयर होल्डर्स का वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा आरओआई कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जहां से लोन लेते हो ना उसका जो रेट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कैपिटल पे जो रिटर्न मिलता है वो आरओआई, रेट ऑफ रिटर्न। और रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला सबको पता है, तो प्लीज कमेंट में लिख के बताओ मुझे कि किसी को अगर आरओआई का फॉर्मूला पता है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आरओआई के फॉर्मूले के बिना कर नहीं पाओगे आप सॉल्व। तो अगर ये कम है तो भैया आपको इक्विटी ऐड करना चाहिए, ताकि आपका जो ईपीएस है वो बढ़ता नजर आए। तो यानी कि अगर आरओआई ज्यादा है तो डेट अच्छा, आरओआई कम है तो इक्विटी अच्छा। तो यहाँ पे क्या है, आरओआई कम है, लेस है, तो आप भैया क्या करोगे, इक्विटी डालोगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, ताकि तुम्हारी अर्निंग बढ़ती चली जाए। तो मेरी न्यूमेरिकल की वीडियो है, आप डाल देना क्लास की इस चैप्टर में, फाइनेंशियल
मैनेजमेंट न्यूमेरिकल बाय सुनील पांडे, तो आपको इसका न्यूमेरिकल मिल जाएगा, पूरा मैंने अच्छे से समझा रखा है, कई बार 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। और हाँ, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ के जाना, कोई एक डिसीजन के फैक्टर अफेक्टिंग जरूर पूछेगा आपसे। अ डिसीजन टू अक्वायर अ न्यू, अच्छा एक डिसीजन है जहाँ पे न्यू एंड मॉडर्न प्लांट आप अपग्रेड करोगे ओल्ड वन की जगह, यानी पुराने प्लांट को छोड़कर आप न्यू प्लांट को अपग्रेड करोगे, तो ये कौन सा डिसीजन है? बड़ा ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। आप अपना पूरा प्लांट चेंज कर रहे हो, मशीन लेके आ रहे हो, फिक्स असेट लगा रहे हो, तो ये क्या है क्लास? आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज कॉल्ड? भैया देखो, शेयर इशू करने का खर्चा या फंड्स को रेज करने का जो खर्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल फिक्स्ड। भैया ये सब कुछ नहीं कहते, उसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। शेयर इशू एक्सपेंसेस को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी बनाने का खर्चा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। शेयर इशू करने का खर्चा फ्लोटेशन कॉस्ट। शेयर को इशू करने में प्रिंटिंग करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस को, ब्रोकरेज है, अंडर राइटिंग है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं क्लास, एडवर्टीजमेंट वगैरह के, उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। 34, देखो एंड तक देखना, बीच में स्किप कर रहे हो तो गलत बात है, आप डिमोटिवेशन ना हो कि नहीं हो पाएगा, ठीक है? अगर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना के रेडी हूँ, यहाँ पे एक दिन पहले भी आप अपना सारा स्केड्यूल कैंसिल करके मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आगे इको के लिए भी करूँगा, अकाउंट्स के लिए भी करूँगा, तो यार सपोर्ट दिखाओ, अपना लाइक करो वीडियो को और मोटिवेटेड रहो, और जो भी तुम्हारे क्लास के दोस्त हैं उन सबको शेयर जरूर करना है इस वीडियो को, ठीक है? ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो यार मैं जब हार नहीं मान रहा तो आपको भी हार नहीं मानना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी फाइनेंस को मैनेज करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है क्लास इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करोगे, यानी कि अगर तुम शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करोगे, जाहिर सी बात है तुम्हारा सबका फायदा होगा, प्रॉफिट भी कमाओगे, पैसा भी रहेगा अच्छे से, कमिटमेंट भी पूरा कर पाओगे, और शेयर होल्डर का ग्रोथ, भाई सीधी सी बात है, एक स्कूल अगर ये सोचे कि बस किसी भी तरीके से बच्चों को तरक्की करवाना है, तो बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे, रिजल्ट अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है भैया आपका भी फायदा होगा। जैसे मेरा मेन मोटो क्या रहता है कि मेरे सारे बच्चे पास हो जाएं, सबके सब अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, सब टॉप में सबके 100 में से आ जाएं, बट ऐसा होता नहीं, सबकी मेहनत के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आप सब तरक्की करोगे तो जाहिर सी बात है मैं भी तरक्की करूंगा, विन टू विन सिचुएशन। मेरा मेन मोटो यही रहता है कि आप तरक्की करो, आप तरक्की करोगे अपने आप में तरक्की कर जाऊंगा, खत्म बात, ठीक है? क्योंकि मुझे भी तो अपना घर बार चलाना ना, मेरी भी खुद की लाइफ है, मेरे भी कुछ एम्बिशंस हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अगर तरक्की करोगे, आप अच्छे नंबर लेके आओगे, जाहिर सी बात है आपको अच्छा लगेगा, आप शेयर करोगे तो जाहिर सी बात है क्लास हमारा भी चैनल ग्रो करेगा। ओके, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है 34 का। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच कंपनी कैन डिक्लेयर हाई डिविडेंड? तो बताओ क्लास, कौन सी कंपनी हाई डिविडेंड पे कर सकती है? जिनकी हाई अर्निंग है, सब पे है, तो हाई अर्निंग वाला पॉइंट सबके लिए सही होगा। हाई कैश फ्लो, पैसा अच्छा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लो कैश फ्लो में ज़्यादा डिविडेंड कैसे बांटोगे? तो ये 3 ऑप्शन सही है, तो मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। अनयूजुअल अर्निंग, स्टेबल अर्निंग, स्टेबल अर्निंग होगा तो ही तुम ज़्यादा डिविडेंड बांट सकते हो, दोनों सही है। हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, भैया देखो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो तुम बांटोगे कम, बचाओगे ज़्यादा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पे तुम्हारी अर्निंग ज़्यादा होगी, कैश फ्लो ज़्यादा होगा, स्टेबल होगा अर्निंग, लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है ज्यादा, मैं फ्यूचर में मुझे कुछ ग्रोथ नहीं करना है, पैसा रखा हुआ है, तो क्या करेंगे? जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, कल को कहीं पैसा लगाना ही नहीं है, तो ज्यादा बांटेंगे, है ना? मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे ऑप्शंस रहेगा बट मैंने ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप नॉर्मली एक बार मैच करके देखो, देखो क्लास मैच करके, कि इससे पूरा जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो रिवाइज हो जाएगा। कंप्लीट नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो रिवीजन हो जाएगा, अगर मैच करके देखो। देखो, जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है रोटी कपड़ा मकान, वो हंगर को पूरा करने के लिए होता है। और एक बात आप ध्यान रखना, अगर फिजियोलॉजिकल नीड है, फूड क्लॉथ शेल्टर, ये किस इंसेंटिव से पूरा किया जा सकता है? मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? बोलो। तो जो रोटी कपड़ा मकान है बेटा, उसे पैसे देखिए, तो अब किसी को खाने को नहीं मिल रहा, तुम उसे मोटिवेट कर रहे हो, क्या होगा भैया? खाने को दो, उसे पैसे दो, है ना? फ्रेंडशिप क्या है क्लास? फ्रेंडशिप आपका जो है बिलोंगिंगनेस नीड है। सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम इज सेफ्टी सिक्योरिटी है। पर्सनल फुलफिलमेंट, भैया लाइफ में जो मिल गया सब, जो चाहते सब पा गए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। स्टेटस आपका रेस्पेक्ट है, और फ्रेंडशिप जो है आपका एफिलिएशन, सोशल नीड या बिलोंगिंग नीड, सोशल बिलोंगिंग नीड। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किस नीड को है। जो स्टीम नीड है वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से पूरा किया जा सकता है, रेस्पेक्ट रिकग्निशन देके। अमीर लोगों को क्या चाहिए? जो बड़े बड़े लेवल पे हैं, उन्हें तुम पैसा मत दो, रेस्पेक्ट दो, उनको रेस्पेक्ट चाहिए। और जो क्लास नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। रेस्पेक्ट मत दो भाई, पर पैसा अच्छा से दो, घर बार चल सके। मतलब देना तो रेस्पेक्ट भी चाहिए, पर ज़्यादा प्रायोरिटी पैसों को देना चाहिए, क्योंकि उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए पहले। तो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज सेटअप इन इंडिया, तो इंडिया में फर्स्ट जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कब सेटअप हुआ? ईयर आप लिख देना, बता मैं देता हूँ क्लास। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पहले सेटअप हुआ, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पुराना है, उसके बाद आया एनएसई। द फर्म कैन चार्ज हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट व्हेन द प्रोडक्ट हैज, तो कब हाई प्राइस, यानी कि ये जो प्रोडक्ट मिक्स है ना, उससे क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट से क्वेश्चन है कि फर्म कैन चार्ज हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट व्हेन द प्रोडक्ट हैज। तो फर्म जो है
वो हाई प्राइस चार्ज कर सकती है प्रोडक्ट का व्हेन द प्रोडक्ट हैज हाई डिमांड एंड लो यूटिलिटीज, हाई डिमांड एंड हाई यूटिलिटीज। देखो भाई लो यूटिलिटी है वही नहीं, हाई डिमांड अगर होगा, हाई डिमांड अगर है तो आप ज़्यादा, देखो मान लो जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के डिमांड ज़्यादा हो रहा था तो लोग ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे थे। दिवाली के टाइम में पटाखों का प्राइस क्या होता है, वो ज़्यादा होता है क्योंकि वो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। सर्दियों में उलन कपड़ों का प्राइस ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा डिमांड होता है। तो ज़्यादा यूटिलिटी, ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा प्राइस। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग विच यूज बाई इशू बाई आरबीआई। भाई देखो आरबीआई क्या इशू करती है, ट्रेजरी बिल। ये तो आप सबको पता होना चाहिए क्लास कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट के अंदर जो ट्रेजरी बिल है वो सबसे ज़्यादा सेफ भी होता है, जहाँ पे क्लास 1 साल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ में, तो लोग खरीदते हैं। इसमें 25,000 और मल्टीपल का इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इशू करती है आरबीआई, शॉर्ट टर्म है तो मनी मार्केट, आरबीआई इशू करती है ट्रेजरी बिल्स। सेफियस्ट इंस्ट्रूमेंट मैंने अभी बताई दिया क्लास आपको, सेफियस्ट इंस्ट्रूमेंट भी कौन सा है बेटा, ट्रेजरी बिल्स इज आल्सो कॉल्ड सेफियस्ट इंस्ट्रूमेंट, जहां पे आपको सरकार ने आपसे पैसा लिया हुआ है तो आपका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है। एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इररेस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैनेजमेंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन, लेकिन प्रोफेशन में तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बिना बन ही नहीं सकते। आपको कितनी अच्छी डॉक्टरी क्यों ना आती हो, ऑपरेशन करना जानते हो, लेकिन जब तक डॉक्टर की डिग्री नहीं है ऑपरेशन नहीं कर सकते। आपको कितना अच्छा ऑडिट करना क्यों ना आते हो, जब तक आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री नहीं है, इफ यू आर नॉट अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। मतलब आपको भले ही आता है अच्छे से पर आप नहीं कर सकते, डिग्री बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए बोलते हैं क्लास रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि हर कोई एंट्री नहीं कर सकता, एंट्री में रोक है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए तभी। भले ही क्लास एक दूसरा आदमी जो डॉक्टर नहीं है पर ऑपरेशन अच्छे से कर सकता है। मान लो पेपर हुए 99 वाले को पास कर दिया, 98 वाला को फेल हो गया, पर 98 वाला क्या ऑपरेशन नहीं कर सकता, 99 वाला कर सकता है ऑपरेशन? नहीं, ये भी कर सकता है, लेकिन आप कभी इससे ऑपरेशन नहीं कराओ क्योंकि इस बार डॉक्टर की डिग्री नहीं है, ये प्रोफेशनल नहीं, नाम क्या डॉक्टर नहीं लगा सकता। मैच द फॉलोइंग करो। 8 क्वेश्चन बचे हैं बेटा, 50 क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे आपके। कॉन्फिडेंस आएगा और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वो किसके अंदर आता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाएं, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्लास प्रोसीडिंग बाय टू परचेज, ये लाइन इधर होनी चाहिए थी, ठीक है। मार्केटिंग क्वांटिटी ऑफ, देखो जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाओ और अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? सस्ता बनाओ और इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट बनाओ, बिकेगा। फेना ही लेना, घड़ी डिटर्जेंट, सस्ता बनाओ और ज़्यादा हर जगह, पार्ले जी ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाओ, कम प्राइस कम रखो और हर जगह मिल जाना चाहिए आपको। पार्ले जी का बिस्किट हर जगह मिल जाएगा, फेना ही लेना, घड़ी। तो ये होता है क्लास क्वांटिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है वो कहता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। सेलिंग कॉन्सेप्ट जो मन में आए उसे बेच दो, कस्टमर को क्लास इंड्यूस करके ऐड वगैरह डाल के बेच दो। लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कौन करता है? क्लास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक सोशल कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी की चीज़ों को ध्यान में रखता है, बट वो यहाँ है नहीं। द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, किसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है ये बताओ? द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, इंफॉर्मेशन किसके अंदर रहता है? गुडविल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। किसी भी प्रोडक्ट का जो लेबल होता है, डब्बे के ऊपर जो रैप लगा होता है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है उसके अंदर। क्या क्या रहता है मैं रिवीजन कराऊंगा डिटेल में। तो उसे कहते हैं क्लास लेबलिंग। ब्रांडिंग तो नाम होता है, पैकेजिंग जो है एक तरीके से आप ये कह लो कि जो प्रोडक्ट का पैकेट आप बनाते हो, है ना, पैकेज करते हो प्रोटेक्शन के लिए, वो है। और गुडविल तो नाम, रेपुटेशन है। जागो ग्राहक जागो, एडवर्टीजमेंट बताओ, टीवी में आता है ना, जाओ ग्राहक जागो। कस्टमर जो है वो जागरूक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं दुकानदार ने कुछ भी बोला और आप उसे खरीद लो। या ऐड देख रहे हो, सलमान खान चप्पल पहन रहा है, उड़ रहा है, तो हम भी चप्पल पहन लेंगे, उड़ जाएंगे भैया। या फिर कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट टीवी में आता है ना, बिल्कुल इररेलेवेंट एडवर्टीजमेट, तो आप उसे देख के फॉलो नहीं करोगे। तो जाओ ग्राहक जाओ किस लिए होता है? सेफ्टी के लिए, कंज्यूमर एजुकेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट टू हियर। तो बड़ा जागो ग्राहक जागो जो है ना वो कंज्यूमर एजुकेशन के लिए होता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, की कंज्यूमर को एजुकेट किया जा रहा है। कंज्यूमर जो हमारे यहाँ कम पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेटेड नहीं है, चीज़ों को नहीं समझते, गलत नकली पैसे बचत चक्कर में बिल भी नहीं लेते, भोले भाले ग्राहकों को पागल बना देते हैं दुकान वाले, बाद में पहचानते भी नहीं सेल के बाद। तो यानी कहीं ना कहीं क्लास जो ग्राहक के राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पता होना चाहिए। तो ये जो ऐड चलाया जाता है ये कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए चलाया जाता है। विच परचेजिंग, अच्छा गोल्ड, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी दे खरीद रहे हो तो कौन सा मार्क आप देखोगे? हॉलमार्क, इको, आईएसआई, ऑल देवर। थोड़ा गोल्ड के लिए तो आप हॉलमार्क, सोना जब भी लेना हॉलमार्क वाला ही लेना। टीवी पे ऐड आता है ना, तो सोने में हॉलमार्क लगा रहता है, उसको देखना। हॉलमार्क लगा है इसका मतलब उसकी प्योरिटी अच्छी है, मिलावट नहीं है, प्रूफ रहता है हॉलमार्क से।
कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट कब का है मुझे बताओ बेटा? 1986। कब से ऑपरेशन चालू किया, काम कब से चालू किया? 1987 में। तो ध्यान रखना, कब से जो एक्ट है वो 1986 का है, और जब काम कब से चालू किया? 1987 में, इफेक्टिव 1987 में हुआ। द रिटेलर और होलसेलर इज, तो बताओ क्लास, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो रिटेलर है और होलसेलर है वो कंज्यूमर नहीं है। जो सामान अपने लिए खरीदता है वही कंज्यूमर होता है, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर मैं अपने लिए, अगर अपने लिए टीवी खरीद रहा हूं तो मैं कंज्यूमर हूं, मुझे मुकदमा करना है अगर टीवी खराब हुई। मेरे बदले में दुकानदार और होलसेलर मुकदमा नहीं कर सकता, बिकॉज वो कंज्यूमर नहीं है। सामान 10 लाख का है, द कंज्यूमर कैन फाइल केस। अगर तुम्हारा सामान 10 लाख का है, मैंने कोई गाड़ी खरीदी 10 लाख की, मुझे नुकसान हुआ, मुझे गलत सामान बेचा गया, तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट या नेशनल, तो कहाँ पे करेंगे क्लास? 10 लाख तक छोड़ो, 20 लाख तक है तो डिस्ट्रिक्ट, 1 करोड़ तक है तो स्टेट, और बाकी नेशनल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ध्यान सुनना। अगर तुम्हारा सामान 20 लाख तक है, तुम सेटिस्फाई नहीं हो, तो तुम डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जा सकते हो, स्टेट से नेशनल जा सकते हो, लेकिन तुम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, तुम वहां नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा सामान 1 करोड़ का है और तुम सीधे कहां जाओगे? नेशनल में, और तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो ही तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में वही जा सकता है जो फर्स्ट टाइम एंटर किसमें हुआ है क्लास? नेशनल कमीशन में। अगर तुम्हारा सामान 50 लाख का है, तुम स्टेट में जाओगे, तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तुम उसके न्याय से खुश नहीं हो, तो स्टेट से जाओगे नेशनल में, नेशनल से भी खुश नहीं हो तो तुम आगे नहीं जा सकते, तुम्हें वही डिसीजन मानना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा सामान 1-1.5 करोड़ का है, फिर तुम जाते हो सबसे पहले नेशनल में, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो तुम्हें एक मौका मिलेगा कहां जाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील करने के लिए। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड देन ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इनटू सिमिलर नेचर। एक जैसा काम करने वाले लोग एक तरफ, तो ये क्या होता है बेटा? इसे कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं क्लास, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। एक जैसा जो लोग हैं हम उसको क्लास एक तरफ रख देते हैं। प्रोडक्शन करने वाले सारे लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल करने वाले सारे लोग सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग करने वाले सारे लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, एचआर से रिलेटेड सारे लोग एचआर डिपार्टमेंट में। Our asset walk out the door each evening, we have to make sure that they come back the next morning. This statement relates to which function of management? मैनेजमेंट के हैं 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कौन सा फंक्शन कहता है कि हमारे असेट जब गेट से बाहर जाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आराम से गेट के अंदर आएँ। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो वर्कर हैं अगर छुट्टी में जाते हैं तो इतना इतना परेशान मत करो कि अगले दिन वो आए ही ना। आज गए छुट्टी में तो अगले दिन वो आए ना, वो अगले दिन भी बेटा आए आराम से। उनको इतना सेटिस्फेक्शन दो, इतना सेटिस्फेक्शन दो उनको, उनको अच्छी सैलरी दो, उनका ख्याल रखो, उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट दो, मोटिवेशन दो, उनको अच्छा पैकेज दो, रिस्पेक्ट दो, तो जाहिर सी बात है वो जाएंगे और आएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो वो कौन सा होता है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना है। 50. The increase in the demand of many Ayurvedic medicine, health product and services in past few months. देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि लास्ट कुछ मंथ के अंदर देखा जाए तो लोग अपना सेहत का बहुत ख्याल रख रहे हैं, आयुर्वेदिक चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है, हेल्थ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। इज रिलेटेड टू द नीड ऑफ द बिल्डिंग इम्यूनिटी। हर कोई अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, क्योंकि क्लास किसकी वजह से? ड्यू टू कोरोना वायरस। की कोरोना वायरस चल रहा है तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, अदरवाइज हमें कोरोना हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस चीज़ों से बचने के लिए क्लास यहाँ पे लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। आइडेंटिफाई द फीचर, तो यानी कोरोना आया तो कुछ बिजनेस को नुकसान हुआ लेकिन कुछ बिजनेस को फायदा हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस तो कुछ नहीं है। इंटर रिलेटेडनेस, एक बिजनेस को अप हो गया, टूरिस्ट बिजनेस जो है वो क्या हो गया बेटा? पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, स्मैश हो गया, टूरिस्ट बिजनेस खत्म। कोरोना की वजह से टूरिज्म बिल्कुल डाउन हो गया था, लेकिन उस टाइम पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गया, इन सब चीज़ों की जो जहाँ पे मतलब कि इम्यूनिटी को बिल्डअप करने की बात हो रही थी, उन प्रोडक्ट का बढ़ रहा था डिमांड। दैट इज इंटर रिलेटेडनेस। तो ये एनवायरमेंट जो है, बिजनेस एनवायरमेंट, इसका फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। तो ये हो गए क्लास 50 के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे क्लास, कमेंट जरूर करना कि आपको ये कैसा लगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट, और सब बताना कि आउट ऑफ 50 आपका स्कोर कितना आया, कहाँ कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो आप बताना। मैं लाइव क्लास आज जब लूँगा तो लाइव में आपके साथ डिस्कशन कर लूँगा। शाम को 7 बजे रेडी रहना क्लास, बिजनेस स्टडीज़ की लाइव क्लास के अंदर कंप्लीट रिवीजन लाइव करेंगे आप सबके सपोर्ट से। तो रेडी रहना। अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए क्लास आपका बहुत बहुत धन्यवाद।